नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज जो हम सेशन लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि हमारा आधुनिक इतिहास का सेशन चल रहा है और हमने लगभग सारी वीडियो कवर कर ली हैं और अंतिम क्लास जो हमारी चल रही हैं, और जिसमें हमारी जो क्लास चल रही है वह चल रही है भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, जिसमें हम अभी तक 2 क्लास आपको यहाँ पर उपलब्ध करा चुके हैं और आज हमारी तीसरी क्लास है। और हम कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में आपके सारे गवर्नर जनरल जो है कवर करने के लिए। प्रत्येक गवर्नर जनरल के समय पर काफ़ी ऐसी घटना घटनी जो कि परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं, और उन्हीं घटनाओं को नज़र में रखते हुए और उन्हीं प्रश्नों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से देखते हुए हमने कुछ इस तरीके से करा है कि हर एक गवर्नर जनरल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं उनको आपको लिस्टिंग किया है, जिससे कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक है, तो अभी तक हमने पीछे जो देखा है वह देखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से शासन करा, उस समय पर किस तरीके से उन्होंने बंगाल के गवर्नर को भारत का शासन सौंपा, फिर अंततः उसके बाद बंगाल के गवर्नर को किस प्रकार से गवर्नर जनरल की उपाधि दी। ठीक, फिर वह भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बनकर आए और अंततः आपके भारत के वायसराय के रूप में 1858 के समय पर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में अधिकार जाने के बाद क्या हुआ है कि फिर भारत में कुछ सुधार जैसी स्थिति देखने को मिली। और जब भारत में सुधार देखने को मिला तब उसके चलते बहुत सारी ऐसी सुविधाएं भारत को दी गई जो कि ब्रिटेन सरकार ने पहले से ही ब्रिटेन में उपलब्ध करा रखी थी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश सरकार ने पहले से ही ये मंशा बना ली थी कि भारत में अपना शासन बनाना है, अपना शासन चलाना है, और उसी के तरीके से भारत को डेवलप करने की तरफ वह अग्रसर हो रहे थे। और उन्हीं अग्रसर होते हुए अब आगे जो बढ़ते हैं वह बढ़ते हैं लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। लॉर्ड रिपन का इतिहास बहुत प्यारा इतिहास है, बहुत ज़्यादा ऐसे हैं क्वेश्चंस जो यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। तो देखिए, भारत में इसे स्वशासन का जनक कहा गया, क्योंकि भारत में पहली बार स्वशासन की दृष्टि से जो देखा गया वो किसके माध्यम से देखा गया, वह देखा गया लॉर्ड रिपन के। इसी वजह से इनको संज्ञा दी गई कि भारत में स्वशासन के जनक, ये संज्ञा इनको दी गई। बात करते हैं आगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये देखिए, इस प्रकार का एक्ट था कि भारत के जितने भी अखबार थे उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध यानी कि कठोर प्रतिबंध लगाए गए थे, यानी कठोर नियमावली बनाई गई थी उनके लिए, जिससे कि वह अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, तो उसको क्या करा गया था, इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या कर दिया गया, यानी कि इसको रद्द कर दिया गया। किसने किया रद्द, ये सीधा क्वेश्चन आता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया। ठीक है, जबकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने पारित किया था, तो अगर पारित की बात करें तो लिटन ने पारित किया था, और जो समाप्त किया है वो किसने किया है, वो लॉर्ड रिपन ने किया है। ठीक है, श्रमिक सुधार करने के लिए भारत में श्रमिकों के सुधार करने के लिए, भारत में डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, भारत में मजदूरों की कंडीशन सुधारने के लिए भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया था 1881 में। ठीक है, कारखाना अधिनियम लाया गया 1881 में। इल्बर्ट बिल विवाद, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट कर सकते हो, इसको क्या है, इल्बर्ट बिल विवाद। ये हुआ था 1883 से 84 के बीच। फिर इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है, एग्जाम में सीधा आने वाला जो पॉइंट है वो ये है। ये वो क्या पॉइंट है, देख लीजिए। अगर हम इससे पहले की बात करते हैं तो 1872 की अगर हम बात करते हैं, 1872 या 71 की अगर हम बात करते हैं, तो आपने एक नाम सुना होगा लॉर्ड मेयो। ठीक है, एक नाम सुना होगा लॉर्ड मेयो 1872 में। ठीक है, नाम सुना लॉर्ड मेयो। और लॉर्ड मेयो ने क्या करा था कि प्रथम जनगणना कराई थी। क्या कराई थी, प्रथम जनगणना, यानी कि भारत में जनगणना का आधार जो दिया वो किसने दिया, लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज अजमेर में स्थापना की। और क्योंकि वहाँ पर जितने भी राजकुमार थे उन लोगों को वहाँ पर नियमित अभ्यास और शिक्षा देने के लिए। ठीक है, उसी क्रम के चलते जो थे नियमित रूप से, यानी कि नियमित रूप से एक समय अवधि के बीच, जैसे कि अब 10 वर्ष के अंतर्गत होती है, तो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतर्गत जो है ये है। कल आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए कौन सी जनगणना है नियमित, तो देखिए आपकी 18 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 81 में हुई थी, 1881 पहली जनगणना। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं 1881 से 1991 तक 10 हो गई हैं। 1991 तक कितनी हो चुकी हैं, 10 हो चुकी हैं, यानी 11, 12, 1 में 13,
आपकी 11 में, यानी कि 14वीं यानी 15वीं जनगणना के रूप में हम मानते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नियमित जनगणना के तौर पर आपकी शुरुआत की किसने, याद रखना इसको, लॉर्ड रिपन ने। फिर बात करते हैं यहाँ पर कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें भारत का उद्धारक कहा। क्या कहा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक किसे कहा, लॉर्ड रिपन को। तो यहाँ से की पॉइंट निकाल सकते हैं हम। सबसे पहले इतना इसे रिवाइज करते हैं। क्या है, भारत का सुशासन किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, ये भी रिपन ने किया था। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लाए थे, कौन लाए थे, लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल विवाद लेकर आए थे, कौन, लॉर्ड रिपन। नियमित जनगणना शुरुआत की थी लॉर्ड रिपन ने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक इनको कहा था। तो इस तरीके से हमारे यहाँ से मोस्ट पॉइंट निकल कर आए हैं लॉर्ड रिपन के। अब जो हम बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं लॉर्ड डफरिन के। ये एक ही चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक ही चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वहाँ से क्वेश्चन आता है जिस समय पर भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, वह उस समय पर भारत के वायसराय कौन थे। तो वह भारत के वायसराय जो थे वो कौन थे, लॉर्ड डफरिन। कौन थे, लॉर्ड डफरिन। तो देखिए बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। अगर हम इस स्थापना को देखें, दो दृष्टि से हम इस स्थापना को देख सकते हैं। वो दो दृष्टि से कैसे देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे इस बात पर। देखिए, एक तो ये था कि भारतीयों को अपनी बात ब्रिटेन सरकार तक पहुंचाने के लिए एक समूह की ज़रूरत थी, एक संघ की ज़रूरत थी, एक समूह की ज़रूरत थी और एक संघ की ज़रूरत थी, ठीक। तो इस वजह से उन्होंने एक यूनिटी बनाई। जबकि ब्रिटिश सरकार को इस कांग्रेस से एक फ़ायदा ये हुआ कि जितने भी ब्रिटेन भारत में पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी शिक्षित वर्ग हैं, उन शिक्षित वर्गों को एकजुट कीजिए कि जिससे कि वो समय समय पर जगह जगह पर कोई विद्रोह ना फैलाए, ठीक है, और उन पर हम पूरी तरीके से कंट्रोल पा सकते हैं। जबकि भारतीयों को ये लगा कि हम इस कम्युनिटी के साथ, इस पढ़े लिखे समूह के साथ, और हम जो है अपनी बात सीधी सरकार से मनवाएंगे और फिर सरकार में अपनी जगह बनाएंगे, ठीक है। इसके माध्यम से हम सरकार में जगह बनाएंगे, विधानमंडल में जगह बनाएंगे और फिर हम ब्रिटेन की नीतियों को समझेंगे, कुछ ये था। परंतु इसका जो परिणाम दिखता है वो कुछ अपोजिट दिखता है, और अपोजिट परिणाम कुछ इस तरीके से दिखता है कि वह एक इस कंडीशन में राष्ट्रीय कांग्रेस इस तरीके से काम करना शुरू कर देती है कि विनय और प्रार्थना के दम पर वह काम करने लगते हैं, और फिर बाद में अंततः ब्रिटिश लोग जो हैं अपने मंशा में पूरी तरह से कामयाब होते हैं। वह चाहते थे यही कि हम एक पढ़े लिखे लोगों का एक ऐसा समूह बनाएं कि जिन पर हम पूरी तरह से कंट्रोल पा सकते हैं, और वो बाद में उन्होंने करा। अंततः होता क्या है कि 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार हुआ था। उसी की तर्ज पर 1903 में भी द्वितीय दिल्ली दरबार हुआ। भारत में ब्रिटेन से राजकुमार, वहाँ के प्रिंसेस यहाँ पर आते रहे, उनके भव्य स्वागत होते रहे। देश में अकाल की स्थिति बढ़ती गई, परंतु फिर भी कांग्रेस ने फिर भी ब्रिटिश सरकार से कुछ भी हिंसक रवैया नहीं अपनाया। अंततः होता है क्या, फिर गर्म दल के रूप में कांग्रेस में से ही कुछ व्यक्ति निकल कर आते हैं गर्म दल के रूप में, और वह एक भारी भरकम रूप से एक यूनिटी और एक कम्युनिटी को लेकर अपने साथ लेकर चलते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से अब हमारी विनती प्रार्थना विनिमय का समय नहीं रहा है। तो ये थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। इसी बीच में बंगाल पंजाब टेनेसी एक्ट 1885 और 87 में यहाँ पर लागू हो गया था। 1885 और 87 में क्या हो गया था, बंगाल पंजाब टेनेसी एक्ट, ठीक है जी। आगे बात करते हैं लॉर्ड लैंसडाउन। हम बात करते हैं लॉर्ड लैंसडाउन क्यों मोस्ट है, इसलिए मोस्ट है कि प्रथम जो कारखाना अधिनियम आया था वह आया था लॉर्ड रिपन, ठीक है। जब देखा कि इस कारखाने अधिनियम से ब्रिटिश सरकार को मिल रहे हैं बहुत फ़ायदे और हो रहा है डेवलपमेंट, ठीक है, तो उसी के तर्क पे जो है लॉर्ड लैंसडाउन ने भी काम किया। द्वितीय कारखाना अधिनियम क्या किया, द्वितीय कारखाना अधिनियम पारित कर दिया 1891 में, ठीक। फिर हंटर आयोग किसके बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में विवाद की स्थिति आ गई थी। इस वजह से उस विवाद को निपटाने के लिए हंटर आयोग की स्थापना इन्होंने की, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में विवाद की स्थिति थी, उसको विवाद को निपटाने के लिए क्या कहा गया, डुरंड आयोग की स्थापना की। इसी बीच इसी आयोग के चलते जो है डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में बनी, जो 1947 के बाद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये थी हमारी डुरंड आयोग, ठीक है, डुरंड आयोग। अब बात करते हैं अफीम आयोग की स्थापना, ठीक है। अफीम आयोग की स्थापना की गई क्यों की गई अफीम आयोग की स्थापना,
क्योंकि ये एक ऐसा था जो दवाइयों में सबसे ज़्यादा औषधियों में प्रयोग किया जाता था। औषधियों में उस समय पर बहुत प्रयोग किया जाता था, इसलिए जो है अफीम जो है केवल कहाँ से, बम्बई से, अफीम केवल कहाँ से, बम्बई से ही मतलब निर्यात करने की एक मंशा बनाई गई कि केवल बम्बई से ही अफीम को जो है निर्यात किया जाएगा यहाँ से, और उसके लिए क्या किया गया, अफीम आयोग की स्थापना की। तो अब देख लेते हैं हम, ऊपर तो हमने देख लिया लॉर्ड रिपन, अब देखते हैं दोबारा से यहाँ पर लॉर्ड डफरिन को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय पर गवर्नर जनरल कौन, वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। पंजाब और बंगाल में टेनेसी एक्ट कब किसके समय में पारित हुआ था, तो वह हुआ था लॉर्ड डफरिन के। लॉर्ड लैंसडाउन के समय पर दो काम अच्छे हैं, एक तो डुरंडर आयोग, यानी कि जिस समय पर भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था, उस समय वायसराय कौन थे, तो वो याद रखना आपको, लैंसडाउन। परंतु वर्तमान में उस रेखा को, उस सीमा रेखा को वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रूप में 1947 के बाद में जाना जाता है, क्योंकि 1947 में हो गया था विभाजन। ठीक है, 1947 में क्या हो गया था, विभाजन, और भारत जो था वो कभी पाकिस्तान जो है भारत हुआ करता था, फिर बाद में वो बना पाकिस्तान, और पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया, फिर अफीम आयोग की स्थापना की। तो ये था इनका इतिहास, जो महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए अब देखते हैं क्या ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मोस्ट, सबसे बढ़िया, तो आप इसको कर सकते हैं मोस्ट, यानी कि अधिकांश एग्जामों में जो है लॉर्ड कर्जन से देखने को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। लॉर्ड कर्जन से सबसे ज़्यादा देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। वो क्या क्वेश्चन मिलते हैं, थोड़ा बात करेंगे। पहले देखते हैं लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से लेकर 1905 तक ये रहा था। ठीक है, बात करते हैं इसे कि भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय, भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय, जबकि जैसे कि यहाँ पर भारत में लोकप्रियता हासिल कर ली थी, भारत में लोकप्रियता हासिल करते हुए क्या कहा गया था, भारत के स्वशासक जनक किसे कहा गया था, रिपन को कहा गया था। ऐसे यहाँ पर व्यक्तियों की भारत में अलोकप्रियता के रूप से जाना गया किनको, वो जाना गया कर्जन को। अब इनके पीछे बहुत सारे ऐसे काम थे कि जो ये जनता को पसंद नहीं थे, जनता की नज़र में ये चर्चित नहीं थे या अलोकप्रिय थे। ठीक है, ए मतलब होता है निगेटिव, और लोक माने होता है जनता, और प्रिय मतलब होता है स्नेह, मतलब भावपूर्ण जो है, तो ये नहीं करते थे इस तरीके से। और दूसरी बात ये कि जिस समय ये आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा जाता था, इनको संज्ञा किसकी चीज़ की दी गई थी, औरंगजेब संज्ञा दी गई थी। ठीक है भाई, क्या संज्ञा दी गई थी, संज्ञा दी गई थी आधुनिक भारत का औरंगजेब। एक बात और बता दें हम यहाँ से आपको, रोनाल्ड से एक व्यक्ति थे, कौन थे, रोनाल्ड से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रोनाल्ड से एक व्यक्ति थे, रोनाल्ड से। इन्होंने ही लॉर्ड कर्जन की जो है जीवनी लिखी थी। किसकी, लॉर्ड कर्जन की जीवनी लिखी थी रोनाल्ड से ने। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि लॉर्ड कर्जन की जीवनी किसने लिखी थी, तो आपको घबराना है नहीं, आप बता देना है रोनाल्ड से ने की थी। ठीक है, तो आधुनिक भारत का क्या कहा जाता था, औरंगजेब कहा जाता, यानी कि अपनी नीतियों में कट्टरता निभाते थे। जैसे औरंगजेब अपनी नीतियों में कट्टरता निभाने का भाव प्रकट करते थे, इसी प्रकार से आधुनिक भारत में औरंगजेब की संज्ञा इनको दी गई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि देखिए सबसे पहले 3 क्वेश्चन अभी हमको याद रखने हैं। 3 क्वेश्चन याद रखने हैं कि लॉर्ड मैनो सबसे पहले जो है जनगणना करे 1872 में। ठीक है, फिर लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना कराई 1881 में। ठीक है, फिर तीसरी बात जो है 1901 में, ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1901 में पहली बार जातीय आधार पर जनगणना कराई, किसने, वो कर्जन ने। अब देखिए यही कर्जन थे, इस वजह से इनको जो है औरंगजेब की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि ये है जाति भाव को ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इन्होंने जातीय जनगणना कराई। अब देखो प्लान कहाँ से बना, जातीय जनगणना क्यों कराई गई, क्योंकि इन्होंने पहले से सोच लिया था कि भारत में विभाजन करना है, वो संप्रदाय के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, संप्रदाय के आधार पर किया जाएगा, ना ही 1901 की जनगणना होती जातीय आधार पर, और शायद ना ही बंगाल विभाजन देखने को हमको मिलता। ठीक है, मनसा समझ गए, नहीं समझ गए, अब बात बताइए, मनसा समझ गए नहीं। पहले से एक प्लान था कि भारत में फूट डाली जाए, भारत को जातीय आधार पर, संप्रदाय के आधार पर जो है अलग करा जाए, बांटा जाए, जिससे कि एक शक्ति के रूप में ना उभर कर आए, एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर ना आए, और फूट डालते रहें और हम राज करते रहें। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, पहली बार जातीय आधार पर क्या है, 1901 में जातीय आधार पर की जनगणना, जिसके चलते है पुलिस आयोग, जिससे कि व्यवस्था बनी रहे, यानी कि प्रशासन सुधार होता रहे, और इसी के चलते जो है इन्होंने किसकी स्थापना की, 1902 में की पुलिस आयोग की स्थापना। किसकी, पुलिस आयोग की स्थापना। अब ये किसकी अध्यक्षता में की थी, एंड्रयू फ्रीजर, किसके अध्यक्षता में की थी, एंड्रयू फ्रीजर। ठीक है भाई, क्या रखना है, यहाँ लिख लेते हैं एंड्रयू फ्रीजर, एंड्रयू फ्रीजर की अध्यक्षता में की गई थी पुलिस आयोग की स्थापना। ठीक है, फिर वहाँ पर एक व्यक्ति थे सर टॉमस रेले,
ये नाम याद रखना, सर टॉमस रेले। कौन थे? सर टॉमस रेले थे। उनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई 1902 में। ठीक है, इसी बीच में क्या हुआ, सिंचाई आयोग की स्थापना, नियुक्ति की गई, सिंचाई आयोग की नियुक्ति की गई, जिस कौन किसके नेतृत्व में, किसके अध्यक्षता में, मॉनक्रीफ के। तो 3 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। एक तो याद रखना है आपको रोनाल्ड से, वो कौन थे? कर्जन की जीवनी लिखने वाले। फिर दूसरे थे व्यक्ति एंड्रू फ्रेजर, इन्होंने क्या करी थी? पुलिस आयोग की स्थापना की थी अध्यक्षता में। फिर तीसरे व्यक्ति कौन थे? वो व्यक्ति थे विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसने की थी? वो की थी सर टॉमस रेले ने की थी। और एक और याद रखना है, सिंचाई आयोग की नियुक्ति किसने की थी? वो मॉनक्रीफ ने की थी। किसने की थी? मॉनक्रीफ ने की थी। और जो जातीय आधार पर जनगणना की गई थी, उसी आधार पर सांप्रदायिक आधार को बनाकर बंगाल विभाजन कर दिया गया 1905 में। अब देखिए क्या था, बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, और ये एक ऐसी कड़ी थी जिसमें देश शोक में डूब गया। ठीक है, यानी कि बंगाल को हिंदू और मुस्लिम करके पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में इन्होंने इसका विभाजन कर दिया। और जब इनसे पूछा गया कि किस आधार पर किया गया है, तो उन्होंने कहा कि प्रशासनिक आधार से हमने इसका विभाजन किया है, जिससे कि हम प्रशासन को बहुत लंबे आधार से एक गवर्नर से कवर नहीं होता। इस वजह से इनको 2 प्रांतों में कन्वर्ट किया जा रहा है। परंतु जब वास्तविक रूप से जब कारण देखा गया, तो वास्तविक रूप से कारण निकला ये कि जो पूर्वी बंगाल था वह पूरी तरीके से मुस्लिम बहुल था, और जो पश्चिम बंगाल था वह पूरी तरीके से हिंदू बहुल था। तो जब लोगों को पता चला कि पहली बार 1901 में जनगणना कराई थी जातीय आधार पर, इसी आधार को मानते हुए इन्होंने यहाँ पर किया गया बंगाल विभाजन, जिससे कि लोगों में बहुत ज़्यादा शोक की स्थिति पैदा हो गई। लोगों ने क्या एक दूसरे को राखी बांधी, ठीक है, और बिछड़ने का उनके मन में भाव था बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसी बीच में देखिए, चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वैसे इसकी क्लास हमने वीडियो बना दी है, इसकी वीडियो जो हमने अपनी अपलोड कर दी है, आप जाइए प्ले लिस्ट में और वहाँ आराम से देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी तरीके से आनंद ले सकते हैं। ठीक है जी, तो बंगाल विभाजन किया गया 1905 में। फिर उसके बाद में जब इनके पास 1905 में बंगाल विभाजन किया गया, तो देश में एक तरीके से विद्रोह का भाव फैल गया था, और ब्रिटिश सरकार को भी लगना शुरू हो गया था कि जनता फिर पूरी तरीके से भड़क चुकी है। तो ऐसा ना हो कि 1857 के विद्रोह की तरह फिर कोई एक विद्रोह रूप ले, और कोई एक बड़ा विद्रोह जो है रूप ले, क्योंकि अब जो हाथ में है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में है शासन, अब किसी कंपनी के अधिकार में नहीं है। अब हम कोई भी मतलब एक तरीके से कोई भी हम ऐसा मान के चलिए कि हम कोई भी बहाना नहीं बना सकते कि ब्रिटिश सरकार आएगी, ठीक ठाक कर देगी सब चीज़ों को, क्योंकि अभी कंपनी के हाथ में। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब ब्रिटिश सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वह कुछ करते। तो उन्होंने फिर एक रास्ता निकाला। क्या निकाला रास्ता? उन्होंने रास्ता निकाला कि जो लॉर्ड कर्जन थे, उन्हें वायसराय पद से हटाने के बावजूद फिर किसे लेकर आए? लॉर्ड मिंटो द्वितीय को जो है यह लेकर आए गवर्नर वायसराय के रूप में, और जिसका शासन रहा 1905 से लेकर 1910 तक। ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और इसी को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्या हुआ? बंग भंग विरोधी और स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास इन्होंने किया। ठीक है, इन्होंने दबाने का प्रयास किया, और ये आपस में सफल भी हो गए हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, यहाँ से याद रखना। बंग भंग विरोधी जो काम था उसको, और स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। और इन्हीं के समय पर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ठीक है, सुनिए, अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो था, ये जो आपके मिंटो द्वितीय जो थे, वो बहुत ही ब्रिलियंट आदमी थे, बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति थे। उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि यदि हम मुस्लिमों को, अगर यदि एकदम मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम का भाव पैदा हो रहा था बंगाल विभाजन होने के बाद में मुस्लिम और हिंदुओं का विवाद चल रहा था, एक दूसरे पर ऐसा लग रहे थे कि जैसे कि भाई भाई अलग हो गए हैं। उस बीच में जो है इन्होंने एक चाल खेली, उस विद्रोह को दबाने के लिए। उस परिस्थिति में एक चाल खेली, इन्होंने क्या कहा कि मुस्लिमों को जाकर मुस्लिमों से बात करी, मुस्लिमों से कन्विंस किया, और मुस्लिम से कहा कि अगर आपकी पार्टी बन जाए तो कैसा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस ने आपको अभी तक दिया क्या है? शिवाजी उत्सव तिलक ने किया था, ठीक है, और गणेश उत्सव जो किया वो सब हिंदू बहुल का किया, आपका क्या किया? मुस्लिमों में तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि मुस्लिमों में कांग्रेस में मुस्लिमों की बात नहीं होती, उनके अधिकारों को नहीं रखा जाता। इसी बात को देखते हुए जो है मुस्लिमों के दिमाग में जो मुस्लिम लीग के उच्च नेता के रूप में बाधा बने, उन लोगों को वो बात समझ में आई, और उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि चलिए हम मुस्लिम लीग की उन्होंने स्थापना कर दी, और 1906 में मुस्लिम लीग बनाई गई। ठीक है, इसके ऊपर भी हम एक क्लास बना चुके हैं, आप जाइए प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि भाई लिस्टिंग की किस गवर्नर के समय में क्या काम हुआ। ठीक है, इन्हीं के समय पर क्या काम हुआ? खुदीराम बोस को फांसी हुई, और तिलक को 6 वर्ष का कारावास। बाल गंगाधर तिलक को कितना हुआ? 6 वर्ष का कारावास हुआ, और खुदीराम बोस को फांसी लगा दी गई। ठीक,
मार्ले मिंटो सुधार इसी को कहा जाता है। मार्ले जो थे सचिव थे और मिंटो जो थे वायसराय थे। मार्ले जो थे भारत के सचिव थे और मिंटो जो थे वो कौन थे, वायसराय थे। सुधार अधिनियम कहा जाता है इसे, क्योंकि देश में आके इन्होंने ही जो है भारतीय कानून प्रशासन को सुधारा था, जो उस समय पे स्थिति चल रही थी। और भारतीयों को उम्मीद थी कुछ कि जब अगर ये शासन आया है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार आया तो कुछ भारतीयों को मिलेगा, मगर भारतीयों को यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। बस एक मिला तो क्या मिला कि मुस्लिम लीग को सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को मान्यता दे दी गई थी यहाँ पर। तो ये तो सारे पूरे भारत के लिए दुख की बात थी, परंतु मुस्लिम लीग के लिए कुछ अच्छी बात थी। ठीक है, इसी बीच में सारी बातें देखते हुए कि बंगाल विभाजन हो गया, द्वितीय बंगाल विभाजन हो गया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो गया, सारी बातें देखते हुए फिर कांग्रेस में भी एक उपद्रव फैला हुआ था, क्योंकि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे थे जो उग्रवादी दल के थे और कुछ ऐसे थे जो उदारवादी दल के थे। तो उग्रवादी दलों में थे आपके बाल पाल, इनको ही ज़्यादा जाना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, और लाला लाजपत राय, ठीक है, ये बाल पाल थे। इन्होंने कहा कि अब विनय प्रार्थना, विनती प्रार्थना का विनम्रता से काम नहीं रहेगा। और जितने भी उदारवादी लोग थे, उदारवादी दल के नेता थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप क्यों नहीं कहते हो, क्योंकि उस समय कंडीशन ये थी कि ब्रिटिश सरकार कोई भी अधिनियम पारित करती थी तो बाद में कांग्रेस या बाद में जनता को आह्वान कराती थी, जबकि होना क्या चाहिए था कि पहले उस बारे में चर्चा करें और उसके बाद में वह पूरे देश में लागू किया है, मगर ऐसा नहीं होता था। समझ गए नहीं, पहले वो लोग क्या करते थे, पहले वो लोग उस चीज़ की घोषणा कर देते थे, बाद में फिर जनता को आह्वान करते, जनता को बता देते। और इस बीच पर कांग्रेस जो है कोई एक्शन नहीं ले रही थी, उस समय की कांग्रेस जो है एक्शन नहीं ले रही थी। इसी चीज़ को दिमाग में चलते हुए सूरत में एक अधिवेशन हुआ, और सूरत में एक अधिवेशन हुआ, एक तो सूरत में गरम दल वाले लोग इस अधिवेशन को कराना चाहते थे नागपुर में, तभी उदारवादियों ने इसे कराया सूरत में। गरम दल वाले, दूसरी बात ये थी, गरम दल वाले जो थे उग्रवादी लोग जो थे, वह इसमें अध्यक्ष पद को लेकर जो है विवाद हुआ, और इन्होंने जो है 1907 में इसे कांग्रेस का प्रथम विभाजन भी कहा जाता है। सूरत अधिवेशन को क्या कहा जाता है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहा जाता है। ठीक है, और इसी समय इन्हीं के शासनकाल में वायसराय की कार्यकारिणी में पहले भारतीय एसपी सिन्हा, ठीक है, एसपी सिन्हा को चुना गया, यानी कि पहले वायसराय की कार्यकारिणी में पहले भारतीय जो चुने गए वो कौन चुने गए, एसपी सिन्हा। तो ये था इनका इतिहास, यानी कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन को दबाने का काम किया। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, इसी में खुदीराम बोस को फांसी हुई, तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया 1909 में, कब आया, 1909 में, ठीक है, 1909 में। सूरत अधिवेशन हुआ 1907 में, और वायसराय कार्यकारिणी में पहले भारतीय के रूप में एसपी सिन्हा को जो है चयन किया गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमको जो है ना कुछ ऐसे पॉइंट निकालने होते हैं जिससे कि हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट मोस्ट जो परीक्षा में आ रखे हैं, जो परीक्षा में आ जाते हैं, उनको ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ से इतना था, आगे देखते हैं क्या है। तो दोस्तों देखते हैं कि आगे कौन से गवर्नर जनरल ने किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई और क्या क्या अलग अलग प्रकार से योगदान दिए भारत में। तो देखिए, अब जो हमारे गवर्नर हैं वहाँ पर हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो शासन है वह है 1910 से लेकर 1916 तक। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है कि इसमें जब इंपॉर्टेंट काम क्या था कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अभी 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, तो उनको इन्होंने उस विभाजन को आके इन्होंने कर दिया रद्द, कि भाई ये बंगाल विभाजन नहीं होगा, इसको कर दिया रद्द। फिर एक बन गया प्रांत बंगाल। ठीक है, अब क्या हुआ, राजधानी जो थी वो दिल्ली, राजधानी क्या आई, दिल्ली। इन्होंने 2 काम किया कि कोलकाता से राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया, दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया, और जो बंगाल विभाजन था उसको जो है इन्होंने रद्द कर दिया था। ठीक है, अगर आगे बात करें तो इन्हीं के समय पर जो था क्या हुआ था, इन्हीं के समय पर 73 दिल्ली दरबार आया था। 73 दिल्ली दरबार में ही ये घोषणा की गई थी। तो 73 दिल्ली दरबार में ये घोषणा की गई थी। और मोस्ट बात के ऊपर लेके चलते हैं, ज़्यादा समय हम गवाते नहीं हैं यहाँ पर। बात करते हैं 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध का आगमन हो गया था, और इसी समय पर जो है गांधी जी का 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का जो है दक्षिण अफ्रीका से आगमन हो गया था। ठीक है, और उनसे आग्रह किया गया था सरकार से, ब्रिटिश सरकार से, कि आप सेना में जो है बढ़ चढ़कर भागीदारी करवाइए और युवाओं को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो उन्होंने लोगों को कहा कि उन्हें ये था कि शायद हम प्रथम वर्ल्ड वार में अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद अंग्रेज़ों को जो है इनसे तो हम पीड़ित हैं ही, ऐसा ना हो कि हम शत्रु राष्ट्रों से भी यहाँ पर पीड़ित हो जाएँ। ठीक है, तो उसके चलते जो है यहाँ पर उनको कहा गया था भर्ती कराने वाला सर्जेंट। ठीक, यहाँ पर कुछ एक घटना और थी, मदन मोहन मालवीय ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की थी। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है। तो मदन मोहन मालवीय ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की थी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1916 में इन्होंने की थी। ये एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था ये कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो मदन मोहन मालवीय ने की थी, जिसे BHU बोलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में की गई थी। तो ये हैं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे बिल्कुल निचोड़ कर दिया है इसमें, क्योंकि हमें गवर्नर जनरल क्यों पढ़ने चाहिए, क्योंकि आधुनिक इतिहास का पूरा निचोड़ जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, हमको गवर्नर जनरल में मिलता है, वायसराय में मिलता है। आपको कोई टेंशन नहीं जरूरत नहीं, सारा एक बार पढ़िए, एक बार आधुनिक इतिहास प्ले लिस्ट में पहुँचिए, सारा पढ़िए, उसको सारे को सुनिए आराम से, इत्मीनान से नोट्स बनाइए। उसके बाद में जब वायसराय पढ़ोगे आप, सारी कहानी आपको जब वहाँ से समझ में आती रहेगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद में बात करते हैं हम लॉर्ड चैम्सफोर्ड की बात करते हैं, जो 1916 से लेकर 1921 तक भारत में वायसराय के पद पर रहे थे। तो सबसे पहली बात ये कर लेते हैं कि इन्होंने होम रूल लीग, यानी कि इनके समय में क्या हुआ था, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में। फिर यहाँ पर कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसे तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसे, लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर फिर से मुस्लिम लीग, नरम गरम एकजुट हो गए थे। क्या हो गए थे यहाँ पर, फिर से नरम गरम एकजुट हो गए थे। ठीक है, इसी को कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। ठीक है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ठीक, इसके बाद में जो घटना हुई 1917 में, आपको पता है साबरमती आश्रम गांधी जी आ गए थे, गांधी जी ने भ्रमण किया। 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 में ही चंपारण आंदोलन शुरू हुआ, 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू हुआ और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया गया। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया गया और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल की गई। और यहाँ पे ही आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिलेगा रॉलेट एक्ट के विरोध में। 1919 में क्या हुआ, रॉलेट एक्ट हुआ और 1919 में ही उसी का विरोध करते हुए सैफुद्दीन कुचलू और तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है ब्रिटिश सेना। और इन्हीं का विरोध करने के लिए, इन्हीं के ऊपर मंथा करने के लिए बैसाखी के दिन जो है जलियांवाला बाग में जाकर कुछ लोग मंथा करते हैं। जनरल डायर को पता चलता है, वो सोचते हैं कि शायद कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है और इसी के चलते जो है वहाँ पर वह गोली चलवा देते हैं। उसे कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, एक बात और आपको यहाँ याद रखनी है, यहाँ पर क्या है वो बात, यहाँ पर प्रांतों में द्वेष शासन लगा दिया गया था। क्या कर दिया गया था, यहाँ पर प्रांतों में द्वेष शासन लगा दिया गया था। ठीक है, एक बात यहाँ तक और रखना है। ठीक है, तो इतनी बात हमने यहाँ तक कर ली। बात करते हैं असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुए थे। यानी कि असहयोग आंदोलन गांधी जी का, क्योंकि जब गांधी जी ने कहा कि आप तो हमारे साथ कुछ अच्छा कर ही नहीं रहे थे, हमने तो प्रथम विश्व युद्ध में आपका अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, फिर भी तुमने गोली चला दी, रोड एक्ट लिए, ठीक है, भिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करी, आपने कुछ नहीं किया। तो फिर कहा अब हम सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग आंदोलन, यानी कि अब हम ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। इसी बीच तुर्की में इस्लामी जो सरगना थे, इस्लामी ऐसा मान चलिए धर्म अनुयायी थे, धर्म गुरु थे, वो उनके सबसे सरगना जो थे वो थे मतलब तुर्की के सरदार, उनको क्या कहते थे, उनको कहते हैं खलीफा। ठीक है, खलीफा पद को लेकर जो है चिंता व्यक्त थी, इसी के चलते जो है खिलाफत आंदोलन लिया और इसमें गांधी जी ने जो है बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। उन्होंने सोचा कि यही एक ऐसा समय है जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक प्लस पॉइंट बन सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं D.K. कार्वे की। किसकी बात करते हैं, D.K. कार्वे की नेतृत्व में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1916 में। तो ये क्वेश्चन आता है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके नेतृत्व में, D.K. कार्वे। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। 1920 में जो मोहम्मडन एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज था उसको क्या कर दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया 1920 में, सर सैयद अहमद की नेतृत्व में। यानी कब कर दिया गया, 1920 में AMU, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया 1920 में। अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर हुआ बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी 1920 में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी मृत्यु। देश को बहुत बड़ा झटका लगा, यहाँ पर देश को बहुत बड़ा झटका यहाँ से लगा। ठीक है जी, तो हम यहाँ देख लेते हैं, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। हार्डिंग के समय में क्या हुआ, बंगाल विभाजन रद्द कर देगा, दिल्ली राजधानी बन गई, तृतीय दिल्ली दरबार आया, 14 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, 15 में गांधी जी आए, मदन मोहन मालवीय ने अखिल भारतीय हिंदू सभा की स्थापना की, BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की। ठीक है, चैम्सफोर्ड आए, उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की, कांग्रेस का लखनऊ समझौता हुआ, सब में मिलन सार हुआ। ठीक है, 17 में आपका साबरमती आश्रम की स्थापना की, 17 में चंपारण आंदोलन हुआ, 18 में आपका अहमदाबाद हुआ, फिर खेड़ा हुआ। ठीक है, 18 में ये घटना हुई थी। ठीक है, उसके बाद में 19 में रोलेट एक्ट आया, रोलेट एक्ट के बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ
और उसमें ही पार्लियामेंट सुधार, हंटर कमीशन ये आए। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन 1920 में, DK कार्बे ने महिला विश्वविद्यालय 1916 की में स्थापना की, और 20 में AMU की स्थापना हुई। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को। ये हुआ यहाँ से। ठीक है, अब हम बात करते हैं, थोड़ा इस साइड चलते हैं। अब जो गवर्नर है वो कौन है? लॉर्ड रीडिंग। कौन है आपके? लॉर्ड रीडिंग है, 1920 से लेके यहाँ। ये प्रथम यहूदी, एकमात्र यहूदी वायसराय थे, एकमात्र यहूदी वायसराय थे, ये याद रखना है, एकमात्र यहूदी वायसराय थे। ठीक है, इनके बाद इनके समय में जो काम हुआ वो हुआ चोरी चोरा हत्याकांड। क्या हुआ? चोरी चोरा हत्याकांड। मतलब क्या था कि थाने में आग लगा दी गई। क्या लगा दी गई? थाने में आग लगा दी गई, क्योंकि कुछ प्रदर्शनकारी जो थे वह शराब बंद को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनमें भीड़ ने जो है, मतलब पुलिस ने मतलब शांतिपूर्ण कर रहे थे, वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस ने एक बार उन पर लाठीचार्ज किया। जैसे ही जनता को पता चला कि हाँ पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो उसका फिर विरोध प्रदर्शन करने के लिए थाने के सामने धरना प्रदर्शन और शराब की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन करे, और फिर वहाँ पर क्या करा, एक थाने में उन लोगों ने क्या कर दी, आग लगा दी। इसी के चलते जो है असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी ने वापस ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर एक बात हो रही, 1919 को रोलेट एक्ट जो आया था बिना वकील बिना दलील वाला, उसको भी वापस ले लिया गया, उसको भी वापस ले लिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को कम पता होता है कि वापस लिया या नहीं लिया गया, तो इसे वापस ले लिया गया था लॉर्ड रीडिंग के समय पर। फिर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ कब हुआ? 1921 में। ठीक है, इसी बीच में क्या हुआ? 1921 में यहाँ क्या हुआ? 1924 में घटना घटी। 1923 में पहले 1923 के पढ़ रहे थे। 1923 में क्या हुआ? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। और कब हुई? जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया। जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया, तो देश में जो है ना बहुत एक तरीके का माहौल ख़राब हो गया, और कुछ लोगों ने गांधी जी को बहुत बुरा कहा कि अभी देश, ऐसा लग रहा था कि देश एक बड़ा आंदोलन के रूप में बढ़ रहा है, देश बहुत जल्दी तरीके से आज़ाद हो जाएगा और हम स्वतंत्रता के बिल्कुल निकट है। परंतु असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया गांधी जी के द्वारा, और इसी के चलते जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। और स्वराज पार्टी की स्थापना करने के माध्यम से क्या था इनका, कि हम राज्य प्रांतीय विधानमंडलों में अपनी जगह बनाएं, और उसका योगदान इन्हें मिला भी। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने वहाँ पर प्रांतों में चुनाव जीता और बहुत अपनी जगह बनाई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके बाद 1924 में, यहाँ पर 23 के बाद में 1924 में HSRA की स्थापना हो गई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। सचिंद्र सन्याल के द्वारा वो स्थापना हो गई थी। ठीक है, और इसी बीच में कामागाटा मारू एक घटना हो गई थी, जहाज़ था, कर्नाटक से यात्रियों को उतरने से मना कर दिया था। ये सारी क्लासें जो है मैं आपको ले चुका हूँ पूरी तरीके से, आप जाइए जब देखेंगे तो केवल क्रम बता रहे हैं हम यहाँ पर क्या क्या घटना घटी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर उसके बाद 1900 यानी कि HSRA की तो 28 में हुई थी, तो HRA के मतलब व्यक्तियों ने जो नेतृत्व करता थे, उन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती की 1925 में। ठीक है, तो 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती की, और यहाँ पर 1924 और 25 में पहली बार प्रथम रेल बजट को पृथक रूप से जो है अलग किया गया। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम लॉर्ड इरविन, ये बहुत मोस्ट है। अब तो सारे ही मोस्ट हैं, अगर आप करना चाह रहे हो तो सभी को अच्छे तरीके से याद करिए घटनाक्रम, यही तो आती है परीक्षा में, और क्या आते हैं परीक्षा में। ठीक है भाई, तो लॉर्ड इरविन की हम बात करें तो लॉर्ड इरविन, ये बहुत बात की है, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। साइमन कमीशन का आगमन हुआ। कब हुआ साइमन कमीशन का आगमन? ठीक है, जब देखा क्या, जब भारत में उपद्रव मच रहा था लगातार, तो ब्रिटिश सरकार को एक कमीशन भेजना पड़ा, तो जिसे कहा गया साइमन। ठीक है, साइमन कमीशन आया, और साइमन कमीशन इसी के समय पर आया, और तुम्हें पता है फिर बाद में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। साइमन कमीशन का विरोध किया गया यहाँ पर, नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया, क्योंकि साइमन कमीशन ने चैलेंज दिया था भारत वालों को कि यदि आप गो बैक साइमन कह रहे हो, हमारा विरोध कर रहे हो, तो आप एक ऐसा संविधान बनाइए जो पूरी जनता को जो है मान्य हो। ठीक है, उसी चैलेंज को स्वीकारा भारतीय वालों ने, और भारतीय वालों ने स्वीकारने के बाद में मोतीलाल नेहरू ने एक संविधान बनाया, परंतु उसमें गलती ये थी कि डोमिनियन स्टेट की बात करती थी। ठीक है, थोड़ी बातें याद रखो, क्योंकि मैं यहाँ मेरा पर्पज वो नहीं समझाना, मैं गवर्नर को समझाना है। ठीक है, और उसमें लाहौर अधिवेशन हुआ, जहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग करी, और नेहरू रिपोर्ट को स्वीकारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अस्वीकार कर दिया मोतीलाल नेहरू की, यानी अपने पापा की रिपोर्ट को बेटे ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, इसी बीच में जो बात करते हैं, इसी बीच में क्या घटना घटी, इसी बीच में जो है यहाँ पर 1930 में शारदा अधिनियम लाया गया, शारदा अधिनियम एक्ट लाया गया, और इसमें लड़के की आयु जो थी विवाह की 18 वर्ष, और लड़की की विवाह की आयु जो थी वो 14 वर्ष थी। यानी कि लड़की की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़के की विवाह की आयु जो थी वो 18 वर्ष थी। इस शारदा एक्ट में क्वेश्चन पूछा था सीधा बिल्कुल 1 अप्रैल 1930 को। फिर गांधी जी ने सर्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और दांडी यात्रा प्रारंभ की यहाँ पर ही।
ठीक है। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और दांडी यात्रा शुरू की इसी में, और ये 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चली। ठीक है, 24 दिन तक ये यात्रा चली थी। बीपीएससी के एग्जाम में यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा था, कितने दिन तक यात्रा चली। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया था सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन स्थगित? क्योंकि गांधी इरविन समझौता हो गया था। गांधी ने कहा था कि हमारी बातों को रखिए। इरविन ने उनकी सारी बातें मानी और इरविन की सारी बातें गांधी ने मानी, और भविष्य में कोई भी ऐसा आंदोलन ना होने की एक बात की गई यहाँ पर कि भविष्य में कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं होगा। ठीक है, और जिसके चलते जो है गांधी इरविन समझौता यहाँ पर हुआ। ठीक है भाई, अब बात आती है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का यहाँ पर निर्णय कर दिया गया था, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में ही किया गया था। भाग लेने का निर्णय यहाँ पर कर दिया था। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922, 1919 का रोलेट एक्ट की वापसी। ठीक है, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत आगमन, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1924 और 25 में पृथक रेल बजट हुआ था। ये तो है सारे काम रीडिंग के। ठीक है, अब लॉर्ड इरविन मोस्ट है, तो लॉर्ड इरविन समझौता याद रख लो 1931 में होता। साइमन कमीशन में भारत का आगमन हुआ था, कब हुआ था? 1928 में। 1928 में, घोषणा 27 में हुई थी, परंतु आया कब था? 1928 में। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी यहाँ पर, और नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया था। 1 अप्रैल 1930 को शारदा अधिनियम आया था, जिसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष थी, लड़की की उम्र 14 वर्ष थी। ठीक है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर दांडी यात्रा प्रारंभ हुई और कब हुई? 12 से 6 अप्रैल के बीच हुई। ठीक है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया क्योंकि गांधी इरविन समझौता हो गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भविष्य में भाग लेने के लिए कोई बात रखी गई यहाँ पर। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का सेशन आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि हम किस तरीके से कर रहे हैं और क्या किस तरीके से सजेशन आप दे सकते हैं कि आप किस तरीके की और वीडियो हमसे चाहते हैं, किन किन टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं। फिलहाल में तो अभी हमारी जो है वो सुबह को 6:30 बजे जो करंट अफेयर की क्लास होती है, और शाम को 6 बजे जो है 6:30 बजे जो है हमारी GS की क्लास होती है, और रात को 9 बजे जो है हमारी मैथ की क्लास होती है। अभी फिलहाल में हम इतने एंगल पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी जो है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो है हम आपका बैच शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।